बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रिडी अप्रोच, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। और इनका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम असेंबली लाइन स्केजलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो हम अगर स्टार्ट करते हैं कोटेशन से, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अपने पास्ट को याद नहीं करते तो बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको सेम पनिशमेंट्स मिलेंगी। ठीक है जी। और अगर हम एक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग बात करें, तो अगर हम किसी भी प्रोग्रामर को कहें कि आपने सेम कोड दोबारा जो है तो रिपीट करना है, दोबारा री राइट करना है सेम कोड को, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर नॉर्मली क्या करते हैं कि कोड की रीयूजेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। तो प्रोग्रामर कभी भी इस चीज़ से हैप्पी नहीं होगा कि वही प्रॉब्लम्स जिनको उसने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है वो दोबारा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो कि बेसिकली एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो एक थीम है वो ये है कि आप जो अपनी सब प्रॉब्लम्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं पास्ट में, आप उन्हें अपने पास स्टोर करें फॉर फ्यूचर यूज़, कि फ्यूचर में वो आपके काम आए, बजाय इसके कि आप दोबारा उन चीज़ों को और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें। ये बेसिकली मेन थीम है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। अच्छा जी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। अच्छा, और फिबोनाची सीरीज़ में बेसिकली अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो यहाँ पे बता दें कि फिबोनाची सीरीज़ है बेसिकली ये, जैसे यहाँ पे दी है 1 1 2 3 5। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, जो आपके फर्स्ट टू एलिमेंट्स होते हैं आप उन्हें ऐड करते हैं और आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ज़ीरो कर दें, 0 1, तो फिर आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 1 एंड 1 2, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, और 5 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। तो ऐसी सीरीज जिसमें आप जो है तो प्रीवियस टू एलिमेंट्स को ऐड करें तो तब आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आए, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ फिबोनाची सीरीज़। और फिबोनाची सीरीज़ में आपका आंसर जो है तो 1 आता है जब नंबर 0 होगा, या नंबर अगर 1 होगा तब भी आपकी फिबोनाची सीरीज़ में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज आपका फॉर एग्जांपल अगर आपने फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपको फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1 का पता होना चाहिए। ठीक है जी। तब जो है तो उन दोनों को आप एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। ये वही बात है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम कह सकते हैं कि ये n-2 है, और ये जो 1 है ये n-1 है। ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ की पता होगा तो हमें ये 2 आंसर आएगा, और इसी तरह फिर ये जो 2 है ये 3 के लिए n-1 हो जाएगा, और ये जो 1 है ये 3 के लिए n-2 है। अच्छा जी। तो असेंबली लाइन्स n-2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 3 आएगा। तो फिबोनाची सीरीज़ का बेसिकली ये मेन फार्मूला होता है कि आपने प्रीवियस टर्म्स को ऐड करने हैं, जो आपकी प्रीवियस टर्म्स होगी आपने उन्हें ऐड करना है, फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। अच्छा जी। अगर हम रिकर्जन की बात करें तो रिकर्जन में बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक फिबोनाची सीरीज़ का एक रिकर्सिव फार्मूला देखें तो इंट एन, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एन की जगह 1 इंटर करते हैं तो इफ़ एन इज़ लेस दैन 2, ठीक है, तो 1 इज़ लेस दैन 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे हमने ये ऊपर कंडीशन में बात की है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप 0 ऐड करेंगे, इंटर करते हैं, आर्गूमेंट पास करते हैं, तो फिर भी उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनपुट जो है तो यहाँ पे नंबर कोई 3 इंटर कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करेगा और फिबोनाची ऑफ 1 कैलकुलेट करेगा, और इन दोनों को रिटर्न करेगा, जो कि हमारे पास फिबोनाची ऑफ 3 का आंसर आएगा। और ये एक रिकर्सिव फार्मूला है। इसमें देखें कि हम ये फिबोनाची ऑफ n-1 एंड फिबोनाची ऑफ n-2 को कहीं पे भी सेव नहीं कर रहे। ठीक है जी, हम यहाँ पे सेव नहीं कर रहे। अब इसी तरह अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करें विद मेमोराइजेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली आइटरेटिव अप्रोच को नॉर्मली जो आप कह सकते हैं कि उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची ऑफ रिजल्ट 0 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1। अगर नंबर 1 होगा तो फिर भी उसका फिबोनाची का आंसर क्या आ जाएगा, 1, जो कि हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है जी। 0 और 1 के लिए आप रिटर्न क्या करें, 1, तो यहाँ पे बता दिया 0 और 1 के लिए हम रिटर्न क्या करेंगे, 1। उसके बाद हमने एक लूप लगा दिया फॉर 2 टू ऑनवर्ड्स। ठीक है। और यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे अगर हम फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 2 एंड फिबोनाची ऑफ 1 जो है तो वो हमने कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद हम फिबोनाची ऑफ रिजल्ट में उसको सेव करवा रहे हैं।
ये आपने बात याद रखनी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लूप के थ्रू हर एक वैल्यू को सेव कर रहे हैं, ठीक है, फिबोनाची ऑफ रिजल्ट्स में। और ये जितनी वैल्यूज होंगी ये फिर हमें फ्यूचर में काम आती हैं जब भी हमने दोबारा कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो एक बात याद रखें कि ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो ग्रीडी अप्रोच है वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो इन दोनों में सिमिलर एक आप कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स हैं। बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। दोनों ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर दोज प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप जो है तो या तो मैक्सिमम रिजल्ट की तरफ जाएं या मिनिमाइज रिजल्ट की तरफ जाएं। अगर आप मैक्सिमाइज रिजल्ट की तरफ जाएंगे तो वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और अगर आप मिनिमाइज रिजल्ट की तरफ जाएंगे तो वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये दोनों जो है तो जो आपका एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है और जो ग्रीडी अप्रोच है, ये दोनों आपके लिए जो है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। अब अगर हम बात करें ग्रीडी अप्रोच की बात करें, तो ग्रीडी अप्रोच में बेसिकली आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी होती है, प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे हम प्रिम्स एल्गोरिथम की बात करें या क्रुस्कल एल्गोरिथम की बात करें टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसमें हमने प्री डिफाइंड एक जो है तो डिसीजन लिया हुआ है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमने वहाँ पे मूव करने हैं और हमने जो है तो रिलैक्स करने हैं एजेस को, ठीक है जी। ये प्री डिफाइंड हमने एक वन टाइम डिसीजन ले लिया और उसी वन टाइम डिसीजन को हम कैरी ऑन करते हैं। ये है बेसिकली ग्रीडी अप्रोच। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करते हैं कि जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हम उन सारे पॉसिबल केसेस को कैलकुलेट करेंगे और उन पॉसिबल केसेस में से फिर देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन से, ठीक है जी। ग्रीडी अप्रोच में हम प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और जो हमने एक दफ़ा डिसीजन ले लिया उसी डिसीजन को हम आगे कैरी ऑन करते हैं। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप जो है तो मल्टीपल टाइम्स डिसीजन लेंगे, ठीक है। हम बेसिकली अगर ग्रीडी अप्रोच की बात करें तो उसमें अगर आपके पास 5 फिजिबल सॉल्यूशंस हैं तो उन 5 में से जो सबसे बेस्ट फिजिबल सॉल्यूशन होगा जिसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं हम उसको सिलेक्ट करते थे, ठीक है। अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम सारे फिजिबल सॉल्यूशंस को पहले कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है तो हम देखेंगे कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग, समटाइम्स ये जो है तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है, ग्रीडी अप्रोच से ज़्यादा। और इसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि आप सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद जो है तो आप अपने एंड गोल तक पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्रीडी अप्रोच क्या है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, वन टाइम डिसीजन, लेकिन डायनामिक में क्या होता है आप जो है तो मल्टीपल डिसीजंस लेंगे। एंड ग्रीडी अप्रोच में क्या होगा, आप जो है तो सिर्फ एक फिजिबल सोल्यूशन जिसको आप ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं उसको आप देखते हैं आउट ऑफ मैनी सोल्यूशंस। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप सारे जितने भी फिजिबल सोल्यूशंस होते हैं उन सबको आप एवेल्युएट करते हैं और उसके बाद आंसर निकालते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी अप्रोच एंड डायनामिक अप्रोच। तो अब हम थोड़ा सा एक इसी फिबोनाची सीरीज़ की जो अभी ये पीछे हमने कोड देखा है इसी को हम अगर एक रिकर्सिव ट्री इसका देखें तो अगर आप फिबोनाची ऑफ 6 कैलकुलेट करने हैं तो जैसे ये लास्ट में हमने यहाँ पे रिटर्न किया ना n-1 एंड n-2, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये आपका n-1 आ गया और ये आपका n-2 आ गया। यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 5 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फिबोनाची ऑफ 5 के लिए आपको फिर फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे n-1 है और राइट साइड पे n-2 है। यहाँ पे भी n-1 होगा और यहाँ पे n-2 होगा। और इस तरह आप जो है तो फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना है तो फिबोनाची ऑफ 2 करेंगे और फिबोनाची ऑफ 1 करेंगे, ठीक है जी। और इसी तरह फर्दर आप जाएंगे तो यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 आ जाएगा और यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 0 आ जाएगा और इस तरह। तो फिबोनाची ऑफ 1 और 0 का तो आंसर 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आगे जाके जो है तो स्टॉप करते हैं। अगर हम इस पूरे ट्री को एवेल्युएट करें तो इसमें देखें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे ये फिबोनाची ऑफ 3, अब यहाँ पे भी ये फिबोनाची ऑफ 3 है, यहाँ पे भी ये फिबोनाची ऑफ 3 है, इसी तरह ये फिबोनाची ऑफ 2 है,
ये फिबोनाची ऑफ 2 है, यहाँ पे भी फिबोनाची ऑफ 2 है। अब ये डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हम एक ही सब प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा जो है तो टाइम वेस्टेज है, हमारा इसमें टाइम ज़्यादा आ जाएगा, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। तो दैट्स वाई जो लास्ट ये हमने कोड देखा है जिसमें हम एक आइटरेटिव अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमने क्या किया, इन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को सेव कर लिया फॉर फ्यूचर यूज़, कि अगर एक दफ़ा हम फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट कर लें तो दोबारा हमें वो काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर यहाँ पे एक दफ़ा फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट किया तो फिर हम यहाँ से इसको दोबारा ये कैलकुलेट ना करें, ठीक है जी। तो इसको इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम रिकर्सिव फार्मूला को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में देखें तो हम रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, हम आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, तो एलिमेंट्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, सिंपल सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। वी वुड बी आस्क्ड टू ब्रेक द ओरिजिनल प्रॉब्लम टू सम स्मॉलर सब प्रॉब्लम। जैसे ये हमारे पास एक ओरिजिनल प्रॉब्लम है, हमने उन्हें सब प्रॉब्लम्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कंटेन्स विद इन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे आएगा, जब मैं इन सारी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद जो सबसे मिनिमम रिजल्ट देगा वो कहेंगे कि दैट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट सम प्लेसेस वेयर वी सॉल्व द सेम प्रॉब्लम्स मोर देन वंस। ये जो यहाँ पे बात लिखी है कि मोर देन वंस, ये वो यही बात की जा रही है बेसिकली, कि हम सेम प्रॉब्लम्स को, ये जैसे यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 3 है और फिबोनाची ऑफ 2 है, ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने इन्हें मल्टीपल टाइम सॉल्व नहीं करना। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक हमें अंडरस्टैंडिंग हो गया कि व्हाट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी अप्रोच एंड डायनामिक अप्रोच, और उसके बाद जो है तो हम फर्दर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो असेंबली लाइन स्केजुलिंग में बेसिकली क्या है कि हमारे पास दो असेंबली लाइंस होंगी, ठीक है जी। ये असेंबली लाइन है, एक हमारे पास असेंबली लाइन 1 है और एक हमारे पास असेंबली लाइन 2 है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री विद 2 असेंबली लाइंस, जिसको हम कहते हैं कि ये असेंबली लाइन 1 है, इसमें जो फर्स्ट स्टेशन होगा इसको हम स्टेशन 1, और S1 का मतलब है लाइन 1 और स्टेशन 1, फिर लाइन 1 एंड स्टेशन 2, इसी तरह लाइन 1 एंड स्टेशन 3 एंड लाइन 1 एंड स्टेशन 4। और इसमें ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये मेंशन किया, ये एंट्री टाइम है कि अगर आपने एक लाइन में इंटर होना है तो उसका जो टाइम होगा वो E1 होगा, जो यहाँ पे बताया गया ये E1। और अगर आपने इसी तरह दूसरी लाइन में इंटर होना है तो उसका टाइम क्या होगा, E2। एंट्री टाइम की बात करें। इसी तरह एग्जिट टाइम बताया गया कि अगर आपने लाइन 1 से एग्जिट करना है तो उसका लिए टाइम आपका क्या होगा, X1, और अगर आपने लाइन 2 से एग्जिट करना है तो उसका टाइम क्या होगा, X2। ये उसका एग्जिट टाइम है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक असेंबली लाइन है। असेंबली लाइन वो होती है जैसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ हैं, गाड़ियाँ असम्बल होती हैं, ठीक है। तो असम्बल होने के लिए गाड़ियाँ जो है तो डिफरेंट स्टेशन से गुजरते हैं, कहीं पे उनके टायर लगाए जाते हैं, कहीं पे उनका जो है तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि डोर लगाया जाएगा, कहीं पे ग्लासेस लगाए जाएंगे। तो ये हम कहते हैं कि दिस इज़ असेंबली लाइन, जिसमें डिफरेंट स्टेशंस हैं और हमने उन स्टेशंस के थ्रू गुजरना है और उसके बाद हमने अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, लेकिन मिनिमल टाइम के ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें भी यही बताया गया, ईच लाइन हैज़ एनी स्टेशन। जैसे ये आपको अगर एक लाइन नज़र आए ना तो इसमें अभी कितने स्टेशन आपको नज़र आ रहे हैं, 5 स्टेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग स्टेशन S1J एंड S2J परफॉर्म द सेम फंक्शन। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेशन का मतलब है ये जो आपके पास पहला स्टेशन है और ये दूसरी लाइन का जो पहला स्टेशन है, इन दोनों का काम सेम है, ये दोनों सेम टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। ये दोनों सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। तो आपकी मर्जी है कि आप लाइन 2 के स्टेशन 1 से काम करवाएं या लाइन 1 के स्टेशन 1 से काम करवाएं, लेकिन काम आपने वहाँ से कराना है जहाँ से आपका टाइम सबसे कम लगे। अच्छा जी, उसके बाद कंट्री टाइम्स आर, एंट्री टाइम्स आर E1 एंड E2 एंड एग्जिट टाइम्स आर X1 एंड X2। ये वही बात कर रहे हैं कि अगर आपने लाइन 1 में इंटर होना है तो E1 से होंगे, लाइन 2 में इंटर होना है तो E2 से होंगे। अच्छा जी, पॉसिबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या है, गिवन ऑल दीज कॉस्ट व्हाट स्टेशन शुड बी चूजन, कि हमने लाइन 1 से कौन से स्टेशन को चूज़ करने हैं,
और लाइन 2 से हम कौन से स्टेशन को चूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने उन्हें चूज़ करना है कि मिनिमाइजिंग द टोटल टाइम फॉर कार असम्बली, कि जितना कार को असम्बल करने के लिए जो टाइम है वो सबसे कम आ जाए, सबसे कम मिनिमल टाइम आ जाए। तो एक उसके लिए जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करें। इसका मतलब है कि जितने पॉसिबल वेज हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उन सब को एवेलुएट करें, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 स्टेशन हैं तो ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करेंगे तो 2⁻² इज इक्वल्स टू 4, मतलब 2 स्टेशन के लिए आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। 4 पॉसिबिलिटीज, जैसे यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि आप डायरेक्ट चले जाएँ, एक आप यहाँ से मूव करना चाहें, दूसरी है कि आप पहले यहाँ से इधर आएँ फिर यहाँ से इधर, ठीक है, और फिर आप मूव कर जाएँ, और चौथी है कि यहाँ से आप आएँ और फिर आप फर्दर मूव करें। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को एवेल्युएट करें और उसके बाद आप देखेंगे सबसे बेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा है। लेकिन अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करेंगे और आपके पास 100 स्टेशंस हैं तो 100 स्टेशंस के लिए ऑल पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना इज़ वेरी टफ टास्क। आप नहीं सब पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डायनामिक अप्रोच को यूज़ करेंगे, और लेकिन जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमने रिकर्सिव फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर हम इसके लिए एक रिकर्सिव सोल्यूशन की बात करें तो आपके पास एफ स्टैटिक एक फंक्शन है जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, फास्टेस्ट टाइम टू गेट थ्रू द इंटायर फैक्ट्री। ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो जिसमें हम टाइम को स्टोर करेंगे कि इस पूरी फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट टाइम है। F1j द फास्टेस्ट टाइम टू गेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू स्टेशन 1। Fij का मतलब है, अब ये जो आई रिप्रेजेंट करता है, आई का मतलब है स्टेशन लाइन 1 या लाइन 2। अगर यहाँ पे हमने दो फंक्शंस को यूज़ करेंगे, एक F1j और एक F2j। F1j का मतलब है लाइन 1 के लिए और F2j का मतलब है लाइन 2 के लिए। जैसे यहाँ पे ये बताया गया ना F1n, इसका मतलब है ये फंक्शन जो होगा ये लाइन 1 के लिए होगा और ये जो होगा ये लाइन 2 के लिए, और ये x1 एग्जिट टाइम है, ये जो एंड पे x1 है, ठीक है, और ये जो x2 है ये लाइन 2 का एग्जिट टाइम है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस में से जो सबसे मिनिमम आंसर आ रहा होगा ना, मिनिमम, हमने उस टाइम को पिक करना है, उस रास्ते को पिक करना है, और वो हमने स्टोर कहाँ पे कर देना, अपने मेन फंक्शन में जो हमारे पास एफ स्टैटिक का फंक्शन है। तो हम इसको, इस फार्मूले को हमने अपने माइंड में रखना है कि हमने क्या करना है, दोनों लाइनों में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी हमने बेसिकली उसको पिक करना है। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले ऑप्टिमल सोल्यूशन देख लेते हैं कि लेट्स कंसीडर ऑल पॉसिबल वेज टू गेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू स्टेशन S1j। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक स्टेशन 1 है और ये हमारे पास एक स्टेशन 2 है, ठीक है, तो एक रास्ता क्या है, बेसिकली वी हैव 2 चॉइसेस। वो चॉइसेस कौन सी हैं कि थ्रू S1j देन डायरेक्टली टू j। एक रास्ता ये है कि हम स्टेशन 1 से स्टेशन 2 की तरफ डायरेक्टली चले जाएं, ठीक है, डायरेक्टली चले जाएंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेशन है तो इसको हमने F1j-1 का मतलब है कि ये अगर स्टेशन 1 है तो ये क्या बेसिकली AJ, ये मतलब स्टेशन 2 हो जाएगा। 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम इसको J-1 लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। एक रास्ता ये है कि हम डायरेक्टली मूव कर लें फ्रॉम स्टेशन 1 टू स्टेशन 2, और दूसरा रास्ता ये है कि हम नीचे वाले स्टेशन से ऊपर की तरफ मूव करें, ये यहाँ से मूव करें। अगर हम लाइन 2 से मूव करेंगे तो लाइन 2 से मूव करने में हमें कुछ ट्रांसफ़र टाइम भी लगेगा जिसको हम T2 कहते हैं, ठीक है जी। जैसे ये है कि जो सेकंड रास्ता है, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम लाइन नंबर 2 से मूव करें, इसका मतलब है स्टेशन 2 और लाइन नंबर 2 और स्टेशन 1। द ट्रांसफर ओवर S1j इज इक्वल टू F2, मतलब लाइन नंबर 2 का जो स्टेशन 1 होगा और उसमें हमें कुछ ट्रांसफ़र का टाइम लग जाएगा और उस स्टेशन का जो अपना टाइम है वो हम उसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेशन का अपना टाइम 7 था, ट्रांसफ़र टाइम कितना आ गया 3, और इस स्टेशन का पहले से कितना टाइम था 4, ठीक है, तो हम 7, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। और अगर हम इस तरह स्टेशन 1 की वैल्यू थी 3 और इसका अपना कितना है 4, तो 3 + 4 कितना है 7। तो अगर आप डायरेक्ट मूव करेंगे तो कितना आंसर आ रही है 7, और अगर आप नीचे स्टेशन से ऊपर मूव करेंगे तो उसमें आंसर कितना आ रहा है 14। तो बेस्ट क्या होगा कि आप डायरेक्टली मूव करें, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, स्टेशन 1 से स्टेशन 2 की तरफ लाइन 1 को फॉलो करेंगे और डायरेक्टली मूव करेंगे। अच्छा जी,
तो इसमें बस हमने ये बता दिया कि सपोज द फास्टेस्ट वे, जो अभी लास्ट में बात की थी कि सपोज के जो फास्टेस्ट रास्ता है वो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट मूव करें, और इसी तरह जो मैंने बताया कि एक पॉसिबिलिटी यह है कि आप यहाँ से डायरेक्ट मूव कर लें या इनडायरेक्टली नीचे से ऊपर मूव कर दें। और इसी तरह अगर आप लाइन 2 की बात करेंगे तो लाइन 2 में भी अगर आपने लाइन 2 के स्टेशन 2 पे जाना है तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि आप डायरेक्ट मूव करें, और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप ऊपर से नीचे जो है तो डायरेक्ट मूव करें, जैसे हम स्टेशन लाइन 1 के लिए भी हमने डिस्कस किया। ये दो बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। अच्छा जी, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा बेस केस को स्टडी करते हैं। लाइन नंबर 1, ये है बेसिकली लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1, और ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्टेशन 1 को। ये जो स्टेशन 1 है, ठीक है, हम इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे तो E1 क्या? बेसिकली ये वाला E1, इसका एंट्री टाइम कितना है? 2। ये जो E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A1 और 1, इसका मतलब है A1 जो फर्स्ट स्टेशन का टाइम कितना है? 7, तो 2 + 7 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा। इसी तरह हम F2 का मतलब है लाइन नंबर 2, ठीक है, तो लाइन नंबर 2 का स्टेशन 1 एंट्री टाइम इसके लिए कितना है? 4, ठीक है, और प्लस इस स्टेशन का अपना टाइम कितना है? 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 8, तो ये कितना बन जाएगा? 12। तो हम कहाँ से बेसिकली मूव करेंगे? जो इन सब में से मिनिमम होगा। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 9, और लाइन नंबर 2 से अगर हम 2 पे इंटर होंगे तो 12 आता है, तो हम कहाँ पे मूव करेंगे? लाइन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमने बेसिकली इस तरह इन चीज़ों को लेके चलना है, इस तरह हमने इस पूरे स्टेशन से हमने मूव करना है। अच्छा जी, अब ये तो हमने बेसिकली अभी बेस केस देखा है कि अगर आपने इंटर करना है, अगर इंटर होना है इन दोनों लाइंस में, तो आपने इस तरह इंटर हो जाना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब आपने स्टेशन 2 पे जाना है, ठीक है जी। बेस केस तो बहुत सिंपल है कि बेस केस में आपने देखना है कि एंट्री टाइम जो सबसे मिनिमम होगा, आपने उस एंट्री टाइम की तरफ चले जाना है और देखना है कि आपने कहाँ से एंटर करना है। अब जब हम बात करते हैं स्टेशन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, स्टेशन नंबर 2 से ऑनवर्ड, और ये आपके पास लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है। आई का मतलब है कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, ठीक है। अब फास्टेस्ट वे SIJ इज आइदर द वे डायरेक्टली थ्रू SIJ, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इस स्टेशन 1 से इस स्टेशन 2 की तरफ जाना है तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट मूव कर जाएं, ठीक है। डायरेक्ट मूव करेंगे तो आपके पास यही कंडीशन बन जाएगी ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 इसकी वैल्यू है और यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगी? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे J-1 का मतलब है कि स्टेशन J-1, यहाँ पे अगर ये आपका स्टेशन नंबर 2 है तो ये आपका J-1 का मतलब है स्टेशन नंबर 1, ठीक है। ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? द वे थ्रू S2 J-1। अब ये हमने एक रास्ता देखा कि हम डायरेक्ट जा सकते हैं, दूसरा रास्ता ये है कि हम नीचे वाला जो चैनल है S2 J-1, हम यहाँ से ऊपर को मूव करें। अगर यहाँ से ऊपर मूव करेंगे तो एक तो उसकी अपनी कॉस्ट आ जाएगी S2 J-1 की, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है? 3। अब एक उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट आ जाएगी। ट्रांसफ़र कॉस्ट का देखना है कि ये जो पहले T2 का मतलब है कि हम लाइन नंबर 2 से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और J नंबर 1 का मतलब है कि लाइन 2 से लाइन 2 के किस स्टेशन से मूव कर रहे हैं, तो वो स्टेशन नंबर कौन सा है? J1। J1 का मतलब है स्टेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, तो इसका क्या आ जाएगा? ये लाइन J-1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र फॉर एग्जांपल इस स्टेशन की अपनी कॉस्ट कितनी थी? 3 थी। अब ट्रांसफ़र कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो 2 थी, ठीक है। और उसके बाद इस स्टेशन की अपनी हमने कितनी लिखी थी? 3, तो अपनी इसकी कितनी है? 3। तो अगर हम नीचे से मूव करेंगे तो 3 + 2 + 3 ये कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है जी। अगर हम डायरेक्ट मूव करेंगे तो 7 आता है। अगर हम लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 1 के स्टेशन 2 पे मूव करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट ये है कि हम जो है तो डायरेक्टली मूव कर सकें। और इसी तरह अगर हम सिमिलर बात करें कि अगर आपने लाइन नंबर 2 के स्टेशन नंबर 2 पे मूव करना है तो एक रास्ता क्या होगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट मूव करें, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या होगा कि इसी तरह आप स्टेशन नंबर 1 से मूव करेंगे, और अगर आप स्टेशन नंबर 1 से मूव करेंगे तो सिमिलरली ये जो ट्रांसफ़र कॉस्ट होगी ना, ये आपको तब भी पड़ जाएगी। कि आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझें कि अगर आपने लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 में जाना है तो आपको उन स्टेशन की जो अपनी कॉस्ट होगी उसके साथ साथ आपको ट्रांसफ़र कॉस्ट भी पड़ जाएगी, और वो आपने साथ एवेलुएट करना है। अच्छा जी,
इसमें आपके पास जो फंक्शन बनेंगे, अब पहले स्टेशन के लिए तो सिमिलर केस है, ठीक है, ये जो एंट्री का केस है जिसको हम बेस केस कहते हैं, कि यहाँ पे आपका क्या आ गई वैल्यू, फॉर एग्जांपल एंट्री टाइम आपका आ रहा है 3 और उस स्टेशन का जो पहला स्टेशन है उसकी अपनी कॉस्ट कितनी है 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7, ठीक है। इसी तरह बेस केस अगर 2 का एंट्री कास्ट फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 4 और उस स्टेशन की अपनी वैल्यू 8 है, तो वो आपके पास आंसर क्या आ गया 12, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि आइदर हम क्या करें कि डायरेक्ट मूव कर जाएं, जैसे हमने बात की थी इसमें कि या तो हम डायरेक्ट मूव कर जाएं, अगर हम डायरेक्ट मूव नहीं करना चाहते और दूसरी लाइन से आना चाहते हैं तो उसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है जी। F2J का मतलब है अगर हम लाइन 2 से आएंगे तो उसकी ज़ाहिर है यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र कॉस्ट भी आ जाएगी, और ये है लाइन नंबर 1 का अपना स्टेशन। और इसी तरह अगर हम लाइन 2 का सिनेरियो डिस्कस करेंगे तो अगर हम लाइन नंबर 2 से इंटर होंगे तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम लाइन नंबर 2 से डायरेक्ट मूव करें। ये क्या बताते हैं कि अगर हम लाइन नंबर 2 से डायरेक्ट मूव करें, या दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर हम इनडायरेक्टली मूव करें। F1J का मतलब है जो ये मैंने बात की थी ना कि यहाँ आप ऊपर वाली लाइन से अगर नीचे लाइन 1 से लाइन नंबर 2 पे मूव करेंगे तो आपको एक ट्रांसफ़र कॉस्ट आ जाएगी, और वो ट्रांसफ़र कॉस्ट आपकी ये T1J-1 की है, ठीक है। और ये जो टाइम होगा ये उस स्टेशन का अपना टाइम है। तो ये बेसिकली फार्मूलाज हैं। आपने जब भी हम इस स्टेशन को अभी चेक करेंगे और स्टेशंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपने बेसिकली 4 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। एक आपने डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और ये वो वैल्यू है जो दूसरी लाइन से आएगी। अब इसी तरह लाइन नंबर 2 की ये वो वैल्यू है जो डायरेक्ट आएगी, और ये वो वैल्यू होगी जो आपकी दूसरी लाइन से आ रही होगी। अब हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ये लाइन नंबर 1 है और स्टेशन 1 है, तो यहाँ से देखें ना, अगर आप लाइन नंबर 1 और स्टेशन 1 की बात करेंगे तो 2 + 7 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9। और इसी तरह अगर आप यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, लाइन नंबर 2 से मूव करेंगे तो 4 और 8 आपका आंसर क्या आ गया 12 आ गया। ये तो आपका बेस केस आ गया। बेस केस ये वाला होता है, ये जो हमने अभी बात की थी ना E1 + A1, ये आपका बेस केस है और ये आपका स्टेशन 1 के लिए, स्टेशन 1 के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेशन के लिए। जब हम स्टेशन नंबर 2 की बात करेंगे तो स्टेशन नंबर 2 के लिए आपने फिर ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है जो अभी हमने ये फंक्शन डिस्कस किए हैं। ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं आपने इन सारी वैल्यूज़ को डिस्कस करना है। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, पहले S11 की वैल्यू आ गई। S11 वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है 9, ठीक है, वो तो हमने एज इट इज़ लिख दी। अगर हम यहाँ से 9 से डायरेक्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट स्टेशन की वैल्यू क्या है 9, तो 9 + 9 क्या हो जाएगा 18। ये तो वो आ गया कि अगर आप लाइन 1 के थ्रू डायरेक्ट जाते हैं। दूसरा हमने अभी पढ़ा था कि दूसरा रास्ता ये है कि आप लाइन नंबर 2 के स्टेशन पे से 1 की तरफ मूव करें, स्टेशन नंबर 2 की तरफ मूव करें। तो अगर हम इससे मूव करेंगे तो इस स्टेशन का आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4 + 8 कितना, यहाँ पे वैल्यू है 12, ठीक है। तो 12 प्लस ट्रांसफ़र कॉस्ट कितनी आ रही है 2, ठीक है जी, और इस स्टेशन की अपनी वैल्यू कितनी है 9 है, तो 12 + 2 + 9 कितना आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। तो ये हमने दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरह लाइन नंबर 2 की बात करेंगे तो लाइन नंबर 2 की जो एंट्री कॉस्ट है 4 + 8, ठीक है, ये तो हमने पहले से कैलकुलेट की हुई थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई 12, और 12 से हम डायरेक्ट अगर यहाँ से मूव करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 12 + 5 = 17, ये हमने कैलकुलेट कर ली। और दूसरा रास्ता ये है कि हम ऊपर से यहाँ से नीचे आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी 9, ये तो पहले हमने स्टेशन 1 पे वैल्यू स्टोर किया 9, ट्रांसफ़र कॉस्ट कितनी है 2, और इस सेकेंड स्टेशन की अपनी वैल्यू कितनी है 5, ये जो वैल्यू है 5, ठीक है, ये हमने एज इट इज़ मेंशन की, तो ये कितना आंसर आ गया 16। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमने 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं इन 4 में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 16, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से हम इंटर हुए थे और यहाँ से इंटर होने के बाद हम ये 16 की तरफ मूव करके, तो ये अभी हमारा पाथ बना। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये जो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या है ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये हमने 9 कैलकुलेट की थी, ये हमने 12 कैलकुलेट की थी, यहाँ पे हमने 16 कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था 18 वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। अब अगर हम 16 से पहले 18 की बात करते हैं, अगर हम लाइन नंबर 1 से डायरेक्ट जाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 21,
या अगर हम नीचे से जाएंगे मतलब 16 से जाएंगे 3 की तरफ, तो 16 + 1 17, 17 और 3 कितना आंसर आ जाएगा 20। तो ये हमने 20 लिख दिया। अब हम लाइन नंबर 2 की बात करते हैं कि लाइन नंबर 2 से अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो 16 + 6 कितना आ जाएगा 22। ठीक है जी। और अगर हम ऊपर से नीचे को आएंगे, यहाँ से अगर नीचे को आएंगे तो 18 + 3 कितना आ जाएगा 21, 21 और 6 कितना आ जाएगा 27। तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। अब इन सब से जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 20। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू है 20। इसका मतलब है कि हम यहाँ से 16 से ऊपर की साइड पे जाएंगे जो 20, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या अपडेट कर देंगे 20। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे अब यहाँ तक अभी हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने कैसे स्टेशंस की तरफ मूव करना है। अब हम इसे फर्दर ट्रेवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा इस कंडीशन को। पहले हम यहाँ से मूव किए तो हमने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी 9, और यहाँ से अगर नीचे वाले स्टेशन से आएंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 12 आ जाएंगी। उसके बाद हम यहाँ से 9 से डायरेक्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ठीक है। और अगर हम ये नीचे से ऊपर जाएं, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर जाएं जैसे अभी हमने ये फर्स्ट स्टेप में अभी देखा था, ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टेप में कि अगर नीचे से हम जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 23। इसलिए जो सबसे मिनिमम रिजल्ट होते हैं हमने वो कैलकुलेट करने हैं, 18 को हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे 9 12 ये हमने 18, और मैंने ये बता दिया कि ये मेरे पास 18 लाइन 1 से आई, ये 1 का मतलब है कि लाइन 1 से। अच्छा जी। उसके बाद जो नीचे आंसर 16, ये 16 आंसर कैसे आया, ये 12 था। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास 9 है, 9 और 2 कितने हो गए 11, और 11 और 5 16, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया 16। तो ये लाइन नंबर 2 का, ये मेरे पास लाइन नंबर 2 है सारी, और ये मेरे पास लाइन नंबर 1 है। तो लाइन नंबर 2 का जो स्टेशन नंबर 2 है उसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 16, जो कि मिनिमम आंसर है। ठीक है। तो 18 और 16 में से जो सबसे मिनिमम होगा मैंने उसकी तरफ मूव करना है। तो पहले हम ये मूव किए और उसके बाद हमने ये मूव कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ से फिर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से 18 से डायरेक्ट मूव करते हैं तो 21 आ जाएगा। इसी तरह नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 20, जो कि सबसे मिनिमम हमारे पास रिजल्ट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम उसको ये अगर 20 यहाँ पे मेंशन कर दें तो हमारे पास 20, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखें 16, और यहाँ से अगर डायरेक्ट मूव करेंगे तो कितना आ जाता है 22। 16 + 6 क्या आ जाता है 22। ठीक है जी। और अगर हम ऊपर से भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे 18 और 3 21, 21 और 6 27, तो मिनिमम कितना आ रहा है 22। ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, ये 22, ये आपके पास एक आंसर आता है और एक ये आता है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना वो हम बेसिकली यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट मैंने मूव करना है तो 20 से मैं डायरेक्ट मूव करूँगा। ठीक है। तो मेरे पास 20 और इसका स्टेशन की अपनी वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 24। और मैं लाइन 1 से आ रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लाइन नंबर 1। ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाली लाइन का देख लेंगे तो 22 यहाँ पे वैल्यू अपडेट है। 22 से डायरेक्ट जाएंगे तो कितना आता है 26 आता है, लेकिन ऊपर वैल्यू कितनी है 20 + 1 ट्रांसफर टाइम कितना है 1, 21 और 4 कितना आ रहा है 25। तो एक आपके पास अगर डायरेक्ट जाएंगे तो 26 वैल्यू आ रही है, और अगर ऊपर वाले से नीचे आते हैं तो 26। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और मूव आपने कहाँ से करना है बेसिकली जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम बेसिकली मूव करके अपनी मिनिमम वैल्यू जो 24 है, उसके बाद हम 32, अब 24 में हम 8 ऐड करेंगे, डायरेक्ट मूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली बता दिया कि दिस इज़ 32। और अगर हम इसी तरह इनडायरेक्टली देखें 24 और ये 3 ऐड करते 27 और 5 ऐड करते तो हमारे पास 32 बेसिकली बन जाता। ये आपके पास एक पाथ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड आपके पास पाथ क्या है कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी है 25। ठीक है जी। 25 जो है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 25 से अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। तो इसको जो है तो हम एवेलुएट करेंगे। अच्छा जी। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, अगर हम ये 24 से डायरेक्ट मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 24 + 8 32, और 32 से हमने एग्जिट को भी अब साथ देखना है। 32 + 3 कितना हमारे पास आंसर आएगा अगर हम इस असेंबली लाइन से बाहर निकलेंगे 35। और इसी तरह अगर हम 24 और 24 से अगर हम नीचे आएंगे 24 + 3 27, 27 + 5 32। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आता है 32। या अगर हम सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर हम यहाँ से 25 से डायरेक्ट मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 30। ठीक है।
लेकिन 30 से क्योंकि हमने बाहर निकलना है, और अगर हम बाहर निकलने को देखेंगे तो 30 + 6 क्या आ जाएगा, 36। तो जब हमारे पास लास्ट स्टेशन आ जाएगा तो लास्ट स्टेशन में हमने फिर साथ में जो एग्जिट टाइम होगा हमने उसको भी मेंशन करना है कि सबसे मिनिमम एग्जिट टाइम कौन सा है। तो एक मेरे पास ऊपर वैल्यू आएगी 32 और नीचे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 30। लेकिन क्योंकि जो 32 है वहाँ से जब मैं एग्जिट करूँगा तो मेरे पास 35 वैल्यू आएगी, और 30 से एग्जिट करूँगा तो 36 आएगी। तो हम किसको फॉलो करेंगे, 32 पाथ को फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट जो है तो 32 पे आ गए हैं लास्ट स्टेशन पे, और लास्ट स्टेशन के बाद हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास फाइनल फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 35 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अगर हम इसके थोड़ा सा एल्गोरिथम को स्टडी करें तो ये तो हमारे पास बेस कंडीशन आ गई, जो हमारे पास एंट्री टाइम थी, जिसको हमने एंट्री टाइम मेंशन किया हुआ था कि दैट इज़ आवर एंट्री टाइम, जिसको हम जो है तो लेके चलते हैं कि हमारे पास एंट्री टाइम क्या है। और उसके बाद अगर हमने जब डिस्कस किया था हमारे पास जो स्टेशन 2 से ऑनवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम डायरेक्टली एक स्टेशन से मूव कर सकते हैं, और जो नीचे जो लाइन 2 है, अगर लाइन 2 से जो ट्रांसफ़र टाइम को मिला के अगर डायरेक्ट हमें मूव करना फिजिबल है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मूव करेंगे। और उसके साथ हम मेंशन कर देंगे कि हम लाइन 1 से आ रहे हैं। ये जो हम पीछे टेबल में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं ना, ये लाइन 1, ये जो मैंने लिख रहा हूँ लाइन 1, इसका मतलब है कि हम लाइन 1 से आ रहे हैं। ये जो लाइन 2 का मतलब है कि हम लाइन नंबर 2 से आ रहे हैं। अच्छा जी, और इसी तरह अगर हम एल्स की बात करेंगे कि अगर हम डायरेक्ट मूव करना नहीं हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा तो हम लाइन नंबर 2 से मूव कर जाएंगे, लेकिन उसमें हमारे पास ये ट्रांसफ़र टाइम आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये लाइन नंबर 2 की बात करें तो अगर हम लाइन नंबर 2 से डायरेक्ट मूव कर जाएं तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टाइम है लेस दैन इक्वल्स टू। अगर हम एक लाइन नंबर 2 के स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2 पे डायरेक्ट चले जाएं और टाइम कम हो तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, हम लाइन नंबर 1 से नीचे को मूव करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ एक ट्रांसफ़र टाइम भी आ जाएगा। और एंड कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि एग्जिट टाइम, लाइन नंबर 1 का जो एग्जिट टाइम है वो अगर कम आ रहा होगा तो हम लाइन नंबर 1 को फॉलो करेंगे, और अगर लाइन नंबर 2 का एग्जिट टाइम आ रहा होगा तो हम लाइन नंबर 2 को फॉलो कर लेंगे। ये सिंपल जो है तो एक फास्टेस्ट जो पाथ होगा अगर आपने असेंबली लाइन का तो उसको। अब अगर आपने ट्रेस करना है कि आप कैसे ट्रेस करेंगे कि पाथ कौन सा है जो हम साथ में मेंशन कर रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं कि फ्रॉम स्टेशन एंड डाउन टू 2, कि हम ये जो लास्ट स्टेशन होगा अब इससे हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जिट कहाँ से हुए हैं, 1 से, ठीक है। हम अपने पहले स्टेशन नंबर 5 पे आए और यहाँ पे हमने ये 1 लिखा है। इस 1 का मतलब है कि हमने कहाँ पे मूव करना है, स्टेशन नंबर 1 पे ही मूव करना है, ठीक है। तो स्टेशन नंबर 1 पे मूव करेंगे। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, 1, इस वैल्यू के साथ जो वैल्यू लिखी होगी 1, हम वहीं पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेशन नंबर 2, तो यहाँ से हम अब नीचे को मूव करेंगे स्टेशन नंबर 2 को। ये हम स्टेशन नंबर 2 पे आ गए, और 2 से 1 लिखा हुआ है तो हम स्टेशन नंबर 1 की तरफ चले जाएंगे। तो ये हम एंड पे 1 पे आ गए। तो ये जो हमारा एक पाथ होगा, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ जो कि असेंबली लाइन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विद मिनिमम टाइम। तो ये अभी हमने एक असेंबली लाइन स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो किया है, जिसमें हमने जितने भी हमारे सब स्ट्रक्चर्स हैं हमने उन सारे सब स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के ऊपर होगा, उसको फाइंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।